हम लोग आज दिल्ली सल्तनत शुरू करेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ना शुरू करेंगे? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत। देखिए, दिल्ली सल्तनत का जो समय है, टाइम पीरियड है, वह आपका शुरू होता है 1206 एडी से लेके 1526 एडी तक। 1206 एडी से लेके 1526 एडी तक जो है आपका दिल्ली सल्तनत का समय है। कुल मिला के हो गया कितना वर्ष? 320 वर्ष। मतलब दिल्ली सल्तनत पर 320 वर्ष, भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत का शासन 320 वर्ष तक रहा। दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों ने शासन किया। पहला है आपका ममलुक या गुलाम वंश। इसका शासन कब से कब तक था? तो 1206 से एडी से 1290 एडी तक। कुल मिला के 84 वर्ष तक इन लोगों ने शासन किया। दूसरा नंबर में कौन थे? खिलजी वंश। इनका समय 1290 एडी से 1320 एडी। कुल मिला के कितने वर्ष? 30 वर्ष। तीसरा में है तुगलक वंश। इसका समय कितना है? 1320 से 1414 एडी। कुल मिला के कितने वर्ष हो गए? 94 वर्ष। तुगलक के बाद है सैयद वंश। 1414 एडी से 1451 एडी, 51 एडी। कुल मिला के 37 वर्ष। और लास्ट में है लोदी वंश। 1451 एडी से 1526 एडी। कुल मिला के हो गया 75 वर्ष। अगर दिल्ली सल्तनत पर का शासन है 320 वर्ष तक चला, 1206 एडी से लेके 1526 एडी तक। सबसे पहला जो इस पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया। पहला जो शासन किया वो ममलुक या गुलाम वंश के शासकों ने शासन किया, जिनका समय 1206 एडी से लेकर 1290 एडी तक था। यह लगभग 84 ईयर्स तक शासन किए थे, 84 वर्ष तक। दूसरा है खिलजी वंश, जिनका शासन बहुत छोटे समय के लिए रहा, 1290 एडी से लेकर 1320 एडी तक, और 30 वर्ष का शासन है इनका। तीसरा है तुगलक वंश, 1320 से लेकर 1414 तक, 94 ईयर्स तक इन लोगों ने शासन किया। चौथा में है सैयद वंश, जो 1414 से लेकर 1451 एडी तक रहा और 37 वर्ष तक इन लोगों ने शासन किया। लोधी वंश का समय है 1451 से लेकर 1526 एडी तक, और इन लोगों ने 75 वर्ष तक शासन किया। कुल मिला के बात यह है, जो परीक्षा के लिए जरूरी है, कि दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों ने शासन किया, और सबसे ज़्यादा तुगलक वंश ने शासन किया और सबसे कम सैयद वंश ने शासन किया। दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों ने शासन किया, सबसे ज़्यादा तुगलक वंश के शासक ने शासन किया, और सबसे कम जो है सैयद वंश का शासन रहा। एक बात और याद रखिएगा, ममलुक तुर्क थे, खिलजी भी तुर्क थे, तुगलक भी तुर्क थे, सैयद भी तुर्क थे, लेकिन लोधी जो थे अफगान थे। इसको याद रखिएगा। दिल्ली सल्तनत में एकमात्र राजवंश जो अफगान था वह लोधी था, बाकी सभी तुर्क थे। चाहे वो ममलुक हो, खिलजी हो, या तुगलक हो, या सैयद हो, ये सभी तुर्क थे। लोधी वंश क्या था? ये अफगान था। मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब है दिल्ली सल्तनत का स्थापना कैसे हुआ। पहला क्वेश्चन यह कि दिल्ली सल्तनत का स्थापना कैसे हुआ। देखिए, दिल्ली सल्तनत का स्थापना कहानी शुरू होता है महमूद गजनी से। महमूद गजनी भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया था, और उसका साम्राज्य आप कह सकते हैं कि भारत के पंजाब से लेके और पश्चिम में खुरासान, ईरान, इराक, सीरिया तक था। लेकिन जैसे ही महमूद गजनी की मृत्यु हुई तो मध्य एशिया में ईरान और इराक में ख्वारिज्म साम्राज्य का उदय हो गया।
ख्वारिज्म साम्राज्य का उदय हो गया। और ये ख्वारिज्म साम्राज्य जो है बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था। और महमूद गजनी का बेटा मसूद जो था वह ख्वारिज्म साम्राज्य की शक्ति को चैलेंज नहीं कर सका और गजनी तक ही सिमट के रह गया। पश्चिम में गजनी और पूरब में पंजाब तक सिमट के रह गया। मसूद का जो महमूद गजनी का बेटा था वो गजनी से अफ़गानिस्तान में गजनी से लेके और पूरब में पंजाब तक ही सिमट कर रह गया। अब उसका साम्राज्य महमूद गजनी की तरह उतना विशाल नहीं था। 1163 एडी में गजनी साम्राज्य में ही एक जगह है, गजनी भी अफगानिस्तान में, गजनी साम्राज्य में ही एक जगह है गोर। वहीं पर गोर में गजनी का एक सामंत था, गजनी साम्राज्य का एक सामंत था। उसका नाम था आपको गियासुद्दीन महमूद गोरी। गियासुद्दीन महमूद गोरी नाम था। इसने क्या किया कि गोर पर कब्जा कर लिया और गोरी वंश का स्थापना किया। और ये तुर्क था, ये तुर्क था। 1173 एडी में इसने गजनी पर अधिकार कर लिया। जो महमूद गजनी के वंशजों के अधिकार में था उसको छीन लिया और गजनी पर अधिकार कर लिया। और गजनी पर अधिकार करके अपने छोटे भाई मुइजुद्दीन महमूद गोरी को वहाँ का शासक बना दिया। इससे यह हो गया कि गजनी से जो गोर वंश का शासन स्थापित हो गया और जो महमूद गजनी का जो वंशज था उसका अधिकार गजनी से समाप्त हो गया। और अब कह सकते हैं कि महमूद गजनवी के जो वंशज थे वो पंजाब तक ही सिमट कर अब रह गए। अफगानिस्तान से उनके कब्जे से समाप्त हो गया। अब वो पंजाब तक ही सिमट के एक घुसपैठिया की तरह उनकी स्थिति रह गई भारत में। जब मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी शासक बना, दोनों भाई की इच्छा थी कि उस समय ख्वारिज्म साम्राज्य से खुरासान जीतने का, लेकिन गियासुद्दीन मोहम्मद गोरी और मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी ख्वारिज्म साम्राज्य से खुरासान जीत नहीं सका। तो इससे ये फायदा यह हुआ कि अब ये लोग पश्चिम की ओर नहीं देख के पूरब की ओर देखने लगे, मतलब भारत की ओर देखने लगे। अब मध्य एशिया की ओर नहीं देख के अब पूरब की ओर देखने लगे, क्योंकि इन लोगों को यह पता चल चुका था कि अब हम ख्वारिज्म साम्राज्य से नहीं जीत सकते हैं। इसलिए हमारा विस्तार कभी भी मध्य एशिया या पश्चिम की ओर नहीं हो सकता है। 1175 एडी में मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी ने मुल्तान और उच को जीत लिया। 1178 एडी में मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी गोमल दर्रा होते हुए, राजपूताना होते हुए गुजरात के शासक चालुक्य के शासक भीम द्वितीय से लड़ा माउंट आबू के युद्ध में और पराजित हो गया। इससे मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी को यह साफ साफ स्पष्ट हो गया कि भारत को जीतना है तो पंजाब को अपना सैनिक कैंप बनाना पड़ेगा। और उसको पंजाब को सैनिक कैंप बनाने का एकमात्र रास्ता है कि जो महमूद गजनी का जो वंशज वहाँ पर खुसरो है उसको हटाना पड़ेगा। और यह बात मोहम्मद गोरी को, मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी को समझ में आ गया था और उसने जो है पंजाब को जीत लिया। सबसे पहले पंजाब को जीत लिया और धोखे से महमूद गजनी के जो वंशज थे खुसरो, उसको छल से कैद कर लिया। अब जो है मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी की जो सीमा है वो पंजाब तक पहुंच गया। पंजाब से पहुंचने के साथ ही क्या हुआ कि इधर दिल्ली पर उस समय पृथ्वीराज चौहान का शासन था और ये पृथ्वीराज चौहान का सीमा और मोहम्मद गोरी का सीमा एक दूसरे से टकरा रहा था। और तबर हिंद के मैटर पर जो है तराइन का पहला युद्ध हुआ मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गया और मोहम्मद गोरी पराजित हो गया। 1191 एडी की बात है। यह सारी कहानी मैंने पहले भी बताया था, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। 1192 एडी में पुनः मोहम्मद गोरी पूरे दलबल के साथ आया और तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। इसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ और मोहम्मद गोरी जीत गया। और इसी के साथ दिल्ली और अजमेर पर किसका कब्जा हो गया? मोहम्मद गोरी का कब्जा हो गया। मोहम्मद गोरी अब दिल्ली और अजमेर जीत चुका था और दिल्ली अजमेर जीतने के बाद मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी अपना गजनी लौट गया। लेकिन भारतीय प्रदेश का प्रशासन अपने एक गुलाम
कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया। क्योंकि जो गोर साम्राज्य का केंद्र गजनी था, तो वह मोहम्मद गोरी चला गया गजनी और भारतीय प्रदेश का प्रशासन जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया। फिर जो है मोहम्मद गोरी 1194 AD में आता है भारत और चंदावर का युद्ध करता है। और चंदावर के युद्ध में जो है वह घरवाल शासक जयचंद को पराजित कर देता है। और फिर वह पूरब की ओर बढ़ते बढ़ते बनारस तक जाता है और बनारस में बहुत सारे मंदिरों को वो तोड़ देता है। फिर वह वहाँ से वापस हो जाता है और वह चला जाता है अपना गजनी। लेकिन मोहम्मद गोरी का एक सेनानायक या दास कहिए जो वो था, उसका नाम था बख्तियार खिलजी। ये बख्तियार खिलजी जो है पूरब की ओर, बनारस से पूरब की ओर बढ़ गया, पूरा बिहार जीत लिया और बिहार के 2 इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी नालंदा और विक्रमशिला को जला दिया। और फिर वो बंगाल की ओर बढ़ा और बंगाल भी उसने जीत लिया था। बंगाल से वो आसाम की ओर बढ़ गया और आसाम में उसको मार्ग शासक ने पराजित कर दिया। और फिर लेके वो फिर वापस बंगाल आया, जहाँ उसको उसके एक ही जो सेनानायक थे, जो उसके मतलब सेनानायक थे, वो उसका हत्या कर दिया, बख्तियार खिलजी का हत्या कर दिया। इसलिए लेकिन तुर्क शासन आप कह सकते हैं कि पूरे बिहार पर था उस समय और बंगाल के भी बहुत से पार्ट पर था। यही सब कहानी है। लेकिन 1206 AD में मुजिदुद्दीन मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। मुजिदुद्दीन मोहम्मद गोरी की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ दिक्कत होता है कि अब भारत का प्रदेश का प्रशासन कौन संभालेगा, क्योंकि उसका अपना कोई पुत्र नहीं था। और जब उसका पुत्र नहीं था तो लेकिन वो कहा करता था कि किसी के 1 पुत्र हो सकते हैं, किसी के 2 पुत्र हो सकते हैं, मेरे तो बहुत सारे पुत्र हैं क्योंकि मेरे पास बहुत सारे गुलाम हैं, दास हैं। तो उसके बाद जो है, चूँकि मुजिदुद्दीन मोहम्मद गोरी ने अपने जीवित काल में ही कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली और अजमेर का प्रशासक नियुक्त कर दिया था, तो स्वाभाविक रूप से वह दिल्ली और अजमेर या लाहौर, पूरे पंजाब के क्षेत्र पर वो शासक बन गया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली और लाहौर का शासक बन गया। कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद उसका एक और सरदार था दास था मुजिदुद्दीन मोहम्मद गोरी का, उसका नाम था यलदौज। उसका नाम क्या था? यलदौज। यलदौज जो है वह बन गया आपको गजनी का। कुबाचा, मुल्तान और उच्च का बन गया। और बख्तियार खिलजी जो है वो चला गया बिहार और बंगाल। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली और लाहौर। अब यह जो है दिक्कत यह हो रहा था, कुबाचा से कोई दिक्कत नहीं था और बख्तियार खिलजी से भी कोई दिक्कत नहीं था। दिक्कत था यलदौज से। यलदौज का कहना था कि मुजिदुद्दीन मोहम्मद गोरी गजनी का शासक था और चूंकि गजनी मेरे कब्जे में है तो मैं दिल्ली और लाहौर का स्वाभाविक शासक हूँ। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने व्यवहारिक के बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए यलदौज और गजनी से अपना संबंध विच्छेद कर लिया। इससे 2 फायदा हुआ कि अब गजनी का साम्राज्य यलदौज का जो था वो अलग हो गया और दिल्ली और लाहौर पर कुतुबुद्दीन ऐबक का शासक हो गया। दूसरा फायदा यह हुआ कि दिल्ली सल्तनत मध्य एशिया की राजनीति से अब बच गया और अपना एक तरह से कह सकते हैं कि स्वतंत्र कार्यशैली विकसित किया। और इसी स्वतंत्र कार्यशैली के कारण जो है वह टिकाऊ भी बना और मध्य एशिया की राजनीति से वह अपने आप को बचाव करते रहा। लेकिन दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 AD में तो हो गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कर तो दिया था, लेकिन इसके सामने बहुत सारी समस्याएं थीं। आपस में ही ये तुर्क सरदार लड़ते रहते थे, जैसे कि यलदौज और कुतुबुद्दीन ऐबक में संघर्ष देख रहे हैं। जो राजपूत राजा पराजित हो गए थे वो बार बार जो है चैलेंज दे रहे थे तुर्की सल्तनत को। तो आप कह सकते हैं कि तुर्की सल्तनत को अपना साम्राज्य स्थापित करने में काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ा। और आप कह सकते हैं कि 100 वर्ष लगभग लग गया इसको, दिल्ली सल्तनत को अपने पूरे भारत में जो है एक तरह से कह सकते हैं राजनीतिक पहुंच बनाने में। 100 वर्ष के बाद ही वह जो है गुजरात और मालवा दिल्ली सल्तनत ने जीता लगभग।
गुजरात और मालवा जीता। गुजरात और मालवा का क्या इंपॉर्टेंट है किसी भी उत्तर भारतीय राजनीति के लिए, यह मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी मैं बता देता हूँ कि उत्तर भारतीय व्यापार का पूरा जो व्यापार होता है पश्चिम एशिया से, वो गुजरात के रास्ते ही सही होता था। अगर गुजरात पर नियंत्रण है तो व्यापार पर नियंत्रण, उत्तर भारतीय व्यापार पर नियंत्रण है। और व्यापार, चूंकि आर्थिक शक्ति आपके पास मौजूद होगी तभी आप एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति बन सकते हैं। लेकिन एक बात यह है कि आप 100 वर्ष के अंदर पूरे दिल्ली सल्तनत की जो है कह सकते हैं कि आवाज़ जो है, उसकी जो पहुंच है पूरे भारत में महसूस किया जाने लगा। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों दिशाओं में यह महसूस किया जाने लगा। और इसका प्रभाव जो है आप प्रशासन पर भी पड़ा, समाज पर भी पड़ा और संस्कृति पर भी पड़ा। अब जो है हम दिल्ली सल्तनत का एक एक राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ममलूक या गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे, जिसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। आज का वीडियो इतना ही। अब जो है दिल्ली सल्तनत का नेक्स्ट वीडियो गुलाम वंश के साथ शुरू होगा। धन्यवाद।